नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की अपनी इस कक्षा में, जिसमें हम EMRS TGT हिंदी जो परीक्षा 22 तारीख को हुई थी उसके प्रश्न पत्र को डिस्कस करने वाले हैं और जानेंगे कि जो यहाँ प्रश्न पूछे गए थे उनके सही और सटीक उत्तर क्या हो सकते हैं। तो आंसर की से आप लोग अपने आंसर्स को मैच करिएगा, इससे एक आइडिया लग जाएगा कि आप कितना सवाल सही करके आए हैं। ये जो परीक्षा हुई थी इसमें प्रश्न पत्र के 2 भाग थे। एक भाग में सब्जेक्टिव पूछा गया था, दूसरे में ऑब्जेक्टिव पूछा गया था। तो आज इस कक्षा में हम दोनों ही भाग के आंसर की को देखने वाले हैं। यहाँ पर सही उत्तर इन प्रश्नों का क्या हो सकता है। तो जो पहला प्रश्न था इसमें एक गद्यांश दिया हुआ है और गद्यांश में से ही 5 नंबर के सवाल आपसे पूछे गए थे। गद्यांश में है वो अभी मुश्किल से 15 का था कि घर वालों ने उसका विवाह कर दिया, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा। 16 का होते होते पिताजी गृहस्थी का सब बोझ लड़के पर डालकर परलोक सिधारे। फलतः उस वर्ष मैट्रिक की परीक्षा भी नहीं दे पाया। अगले साल परीक्षा में बैठा, द्वितीय श्रेणी में पास तो हो गया लेकिन कॉलेज में प्रवेश न मिल पाया। पर हाँ, संयोग से बनारस के पास ही चुनार के एक स्कूल में मास्टरी मिल गई और 1899 में स्कूल की मास्टरी का जो सिलसिला चला वो पूरे 22 साल यानी 1921 तक चला। जबकि मुंशी जी ने गांधी जी के आह्वान पर गोरखपुर के सरकारी स्कूल से इस्तीफा दिया। नौकरी करते हुए ही उन्होंने इंटर और बीए पास किया। तो ये पूरा जो गद्यांश है आपको समझ में आ गया होगा किसके ऊपर आधारित है। मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन पर आधारित, उनकी जीवनी से एक तरह से लिया गया है। तो अब यहीं से सवाल पूछा गया है। पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से सही कथन नहीं है। तो जो सही कथन नहीं है आपको उसका उत्तर देना था। घर वालों ने नाबालिग लड़के का विवाह कर दिया। अपने पिताजी के निधन के समय वो वयस्क था। अपने पिताजी के स्वर्गवास के कारण मैट्रिक की परीक्षा नहीं दे पाया, या फिर वो बनारस के समीप स्कूल में अध्यापक हो गया। देखो ये वयस्क नहीं थे। कहा गया है जब इनके पिताजी का देहांत हुआ तो ये जो है बहुत कम इनकी आयु थी, मात्र 16 वर्ष के थे। तो ये वाला सही नहीं है। उसने इंटर और बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। कैसे उत्तीर्ण की भाई? नौकरी में रहते हुए ये परीक्षा इन्होंने उत्तीर्ण की थी। तीसरा सवाल है वो मैट्रिक की परीक्षा नहीं दे पाया क्योंकि वो क्यों नहीं दे पाया भाई? उसके पिताजी गुजर गए थे। देखो यहाँ पे जो आंसर लगाया है कैंडिडेट ने, वो गृहस्थी के काम में रुचि लेता था। नहीं भाई, रुचि नहीं लेता था, उसकी मजबूरी थी। उसके पिताजी गुजर गए इसलिए उसके ऊपर सारा जो है भार आ गया था घर का। सवाल पूछा गया था उस पर गृहस्थी का बोझ आ गया क्योंकि ऐसा क्या हुआ था? क्योंकि उसके पिताजी जो हैं उनका देहांत हो गया था। ऑप्शन 3 यहाँ पर सही था। पांचवा प्रश्न था द्वितीय श्रेणी में पास होने के बाद भी वो कॉलेज ना जा सका। क्यों नहीं जा सका? क्योंकि उनको कॉलेज में दाखिला नहीं मिल पाया। इन्होंने रीजन जो इसमें दिया हुआ है। तो ये 5 सवाल जो कि आपके गद्यांश में से पूछे गए थे। छठवें सवाल में पूछा गया निम्नलिखित में से व्यंजन संधि वाला शब्द नहीं है। तो व्यंजन संधि का जो नहीं है वो पहचानना। देखो परि और छेद ये आपका व्यंजन संधि है। षड और आनन ये भी व्यंजन है। उत और चारण ये भी व्यंजन है। मनः प्लस ताप किससे बना है? ये मनः और ताप से मिलकर बना हुआ है। ये क्या है? विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर आपका उत्तर सही होगा। सवाल है रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में आधुनिक काल के पूर्व गद्य की अवस्था के अंतर्गत ब्रज भाषा गद्य के कितने लेखकों का वर्णन किया है? मतलब गद्य जब शुरू हो रहा था उससे पूर्व। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं और भी पूछा जा सकता है। तो जो नए सवाल लगे, महत्वपूर्ण लगे, उनको आप लोग लिखते हुए चलेंगे, कहीं नोट कर लेंगे, क्योंकि आने वाले समय में केवीएस की परीक्षा है और मैं मान के चल रही हूँ कि जिन्होंने EMRS का जो है एग्जाम दिया है वो केवीएस में भी जरूर देंगे, प्री निकाला होगा। तो देखो यहाँ पर 4 कवियों का उल्लेख किया है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। कौन कौन से हैं? एक तो विट्ठल नाथ का इन्होंने जिक्र किया है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। केवल 4 कवियों का उल्लेख किया है। विट्ठल नाथ का किया है, नाभादास का किया है, ठीक है, विट्ठल नाथ है, नाभादास है, बैकुंठमणि है, बैकुंठमणि, और इसके अलावा कौन है? सूरती मिश्र, ठीक है, सूरती मिश्र। तो ये 4 लोग हैं जिनका उल्लेख आचार्य शुक्ल जी ने गद्य पूर्व ब्रज भाषा गद्य के जो लेखक हैं उनके अंतर्गत वर्णन किया है। आगे प्रश्न 8 में पूछा गया है जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या होगा? मतलब इनको अरेंज करना है इनके बर्थ ईयर के हिसाब से। तो देखो कबीर दास जी हैं 1398 में इनका जन्म हुआ था, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा 1398 में। और तुलसीदास जी का है 1532 में।
कब है? 1532 में, ये भी आपने पढ़ा होगा। जायसी जी की बात करेंगे तो इनका जो जन्म है 1492 में है, 1492 है ना, 1492। और केशवदास जी की बात करें तो इनका जो आता है वो 1554 में आता है। केशवदास जी का कब है? 1554 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर 1 यहाँ पर जो है राइट होगा। कबीर, जायसी, तुलसीदास और केशवदास, ये सही क्रम होगा कवियों का। अगले सवाल में निम्नलिखित में से भीष्म साहनी जी की कहानी नहीं है। देखो, भटकती राह, मोहब्बत की राहें, पटरियां और भाग्य रेखा। यहाँ पर जो मोहब्बत की राहें है ना, मोहब्बत की राहें, ये भैरव प्रसाद गुप्त जी की है। ध्यान रखें, किसकी है? भैरव प्रसाद गुप्त जी के द्वारा लिखी गई ये कहानी है। 1945 में इन्होंने इसको लिखा था। सवाल है, निम्नलिखित समास और सामासिक शब्द युग में से असंगत कौन सा है? तो पहला है तत्पुरुष समास, ध्यान मग्न यानी ध्यान में मग्न। अगर कहीं कारक चिन्ह आ जाता है तो हम कहते हैं भाई तत्पुरुष समास है। कर्मधारक, गजानन, गज के समान है आनंद जिसके, अर्थात कौन? जब किसी देवी देवता का, हमने बार बार पढ़ा, इसका पर्यायवाची आता है तो वहां पर कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास होता है, ना कि कर्मधारय होगा। तो ये वाला उत्तर आपका गलत है। और गृह को धारण करने वाले बिल्कुल बहुब्रीहि होगा। और आजन्म, जन्म मतलब जन्म भर या जीवन भर, तो यहाँ पर अव्ययभाव समास होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तुलसीदास के विषय में रामचंद्र शुक्ल जी ने नहीं कहा, गलत पूछा गया है। यहाँ पर कथन कौन सा है जो नहीं कहा इन्होंने? पहला है, गीतावली की रचना गोस्वामी जी ने सूरदास के अनुकरण पर की थी, बिल्कुल ऐसा बोला उन्होंने। बाल लीला के कई पद ज्यों के त्यों सूर सागर में भी मिलते हैं। गोस्वामी जी की रचना संस्कृत गर्भित नहीं है। और तुलसीदास जी रामानंद संप्रदाय के वैरागी परंपरा में नहीं जान पड़ते। बिल्कुल इन्होंने कहा है भाई इसमें नहीं दिखाई देते क्योंकि ये उससे अलग थलग हैं। तीसरे पर आइएगा, संस्कृत गर्भित नहीं है, नहीं, इनकी रचना में संस्कृत तत्सम शब्दावलियों का प्रयोग मिलता है, संस्कृत शब्दों का प्रयोग देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आचार्य शुक्ल जी ने नहीं कहा है, ये वाला उत्तर आपका गलत हो जाएगा। सवाल है, निम्नलिखित में से अविकारी शब्द कौन सा नहीं है? देखो, जो शब्द लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर चेंज हो जाते हैं उनको क्या कहते हैं? उन्हीं को हम कहते हैं विकारी शब्द। और यहाँ पर पूछा गया है अविकारी कौन सा नहीं है, मतलब विकारी शब्द आपसे पूछा गया है। तो लड़का, लड़का का लिंग बदलते ही लड़की हो जाएगा, इसका मतलब ये हमारा अविकारी शब्द नहीं। मतलब प्रश्न संख्या 13 में आते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास के भक्ति काल को सूफी युग और भक्त युग 2 भागों में विभाजित करने वाले लेखक कौन हैं? ये वाला सवाल थोड़ा सा आंसर किए आने पे एक बार फिर से देखेंगे, क्योंकि यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है, रामचंद्र शुक्ल जी ने, आप जानते हैं, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी 2 भागों में बांटा है। हालांकि इसको ये सूफी शाखा और भक्ति शाखा भी कहते हैं, लेकिन युग से इन्होंने इसको नहीं संबोधित किया है। बाकी यहाँ पर राहुल सांकृत्यायन जी हैं, रामचंद्र शुक्ल जी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, रामशंकर शुक्ल रसाल जी हैं। एक ऑप्शन कई पुस्तकों में जो मिल जाता है राम कुमार वर्मा जी, हालांकि ये ऑप्शन में है नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा उसको एक बार जब आंसर की आएगी तो देखेंगे। मेरे हिसाब से जो सही उत्तर, अगर हम सूफी शाखा और भक्ति शाखा को लेकर चलते हैं इस हिसाब से, तो शुक्ल जी उत्तर सही हो सकते हैं। 14 में आइएगा, यदि प्रबंध एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है, इसी से यह सभा समाजों के लिए अधिक उपयुक्त होता है। किसके बारे में कहा है? ये बिहारी के बारे में कहा है। आप जानते हैं बिहारी जी की एकमात्र रचना जो बिहारी सतसई है, सतसई चूंकि मुक्तक में लिखा गया है और हर दोहा अपने आप में बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। इसके बारे में कहा जाता है, सतसैया के दोहरे जीव नामक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो इतना ज्यादा, चूंकि मुक्तक है, एक पंक्ति दूसरे से बिल्कुल अलग है, फिर भी उनका प्रभाव बहुत गहरा है, इसलिए इन्होंने इसको क्या कहा है? चुना हुआ गुलदस्ता कहा है इनके संदर्भ में। 15 नंबर का सवाल है, परंपरा बंधन नहीं, ये निबंध संग्रह किसका है? यहाँ पर आपसे सवाल पूछा गया था, विद्यानिवास मिश्र जी के द्वारा लिखा गया है। 16 में था, निम्नलिखित रचनाओं में महादेवी वर्मा का कविता संकलन कौन सा है? सबको पता है, दीपशिखा जो है इनका काव्य संकलन, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर उत्तर आपका सही होगा। और 17 नंबर का सवाल है, अन्वेषक नाटक किसने लिखा है? तो ये प्रताप सहगल जी के द्वारा लिखा गया है। और रसखान ने अपने सच्चे प्रेम की व्यंजना प्रमुखतः की है, अपने कवित्व सवैयों में की है, इससे भी आप परिचित हैं। और प्रश्न संख्या 19 में देखो क्या पूछा गया बच्चे, रामचंद्र शुक्ल जी ने सूफी कवि कुतुबन के बारे में नहीं कहा है। तो यहाँ पर कौन सा कथन
कुतुबन के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा नहीं कहा गया है, यह आपसे पूछा गया है, 4 ऑप्शंस में से उत्तर देना था। ये चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे, बिल्कुल थे। ये जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे, बिल्कुल थे। इन्होंने मृगावती नाम की रचना की है, बिल्कुल की है। इनका समय विक्रम की 14वीं शताब्दी नहीं, इन्होंने कहा है 16वीं शताब्दी के मध्य। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है तीसरा सही नहीं है आचार्य शुक्ल जी के हिसाब से। प्रश्न 20 है, रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम देने वाले कौन हैं? देखो, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी के द्वारा कहा गया है। ये आप विभिन्न कालों के जो नामकरण है उस कक्षा में पढ़ चुके हैं। अगर आपने देखा होगा, सवाल बहुत डीप से नहीं आया है, अगर कुछ एक आध दो सवालों को छोड़ दें तो हर वो सवाल जो आपने किसी न किसी क्लास में पढ़ा होगा, जो सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, वो भी इन सारे सवालों से परिचित होंगे। बहुत ऊपरी सतह से प्रश्न पूछे गए। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ अगर आप ध्यान देंगे तो शुक्ल जी की बुक से ज्यादा सवाल आपको देखने को मिलेंगे। शुक्ल जी की बुक को ही इन्होंने जो है आधार बनाया है। चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि कहने वाले आलोचक, आप जानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनको हिंदी का पहला महाकवि माना है। याद हो कि न याद हो, ये संस्मरण किसके द्वारा लिखा गया है? काशीनाथ सिंह जी के द्वारा इसको लिखा गया। ऑप्शन नंबर 2 उत्तर राइट होगा। प्रश्न 23 में आते हैं, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का नाटक कौन सा नहीं है? देखो, राज्यश्री, रावती, अजातशत्रु और चंद्रगुप्त मौर्य, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद जी की ही हैं। लेकिन यहाँ प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, नाटक नहीं है। तो राज्यश्री इनका नाटक है, अजातशत्रु इनका नाटक है और चंद्रगुप्त मौर्य भी इनका नाटक है। यहाँ पर हम राजे श्री की बात करें 1915 में लिखा था, अजातशत्रु 1922 में लिखा था और चंद्रगुप्त मौर्य जो है 1931 में लिखा था। यहाँ बात करते हैं बच्चे ईरावती की। ईरावती इनकी रचना तो है लेकिन ये नाटक नहीं है, ये इनका उपन्यास। और ये उपन्यास कैसा है? अधूरा उपन्यास माना जाता है, इसको ये पूर्ण नहीं कर पाए थे। प्रश्न 24, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? आर्टिकल 343 के अंदर। और आर्टिकल 351, आप जानते हैं 343 से 351 के बीच में भाषाओं से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। 343 में संघ की राजभाषा के रूप में इसको घोषित किया गया है और 351 में कहा गया है कि केंद्र सरकार इसके प्रचार प्रसार के लिए काम करेगी। तो प्रचार प्रसार की बात किसमें है? 351 के अंदर दिया गया है। अगला सवाल देखिएगा, पंक्ति है, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं जो निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। ये कविता जयशंकर प्रसाद की किस पुस्तक से ली गई है, ये आपको बताना है। ध्यान रखिए कि इनकी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है बच्चे कामायनी। तो ये कामायनी जो कि पंचम सर्ग है, श्रद्धा जिसको कहते हैं, इस श्रद्धा सर्ग से इसको लिया गया है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर उत्तर आपका सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 26 में आते हैं, कहा गया है, निर्गुण कौन देश को वासी। सूरदास की प्रस्तुत काव्य पंक्ति में कौन किससे निर्गुण के बारे में पूछ रहा है? अरे भाई, उद्धव गोपी संवाद होता है, गोपी उद्धव संवाद। तो गोपियां उद्धव से पूछती हैं कि हे निर्गुण, तुम किस देश के वासी हो। आलोचना की कृतियों और आलोचकों के युग्मों में असंगत युग्म आपको बताना है कौन सा है। आप लोग भी इन प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। जो प्रश्न नए लगे उनको नोट करें, क्योंकि आगे आने वाली परीक्षाओं में ये प्रश्न जो आपको नए लगेंगे उनको आप ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में रिपीट हो ही जाते हैं किसी भी तरीके से, है ना। चलिए, परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा जी ने लिखा है, बिल्कुल। साहित्य अनुशीलन शिवदान सिंह चौहान की रचना है। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र मुक्तिबोध की है। अधूरे साक्षात्कार, ये अशोक वाजपेयी जी की नहीं है बच्चे, ये किसका है? नेमीचंद्र जैन जी का है। किसका है? नेमीचंद्र जैन। तो यहाँ पर ये वाला जो उत्तर है वो ठीक नहीं था। आगे बढ़ेंगे। सवाल पूछा गया है कि आत्मकथाओं और आत्मकथा लेखकों के युग में असंगत कौन सा है? तो मुर्दहिया आप जानते हैं तुलसीराम की बहुत प्रसिद्ध रचना है। जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है। और अपनी धरती अपने लोग, यहाँ पर हम बात करेंगे, ये रामविलास शर्मा जी की है। यादों का चिराग राजेंद्र जी की नहीं है, बल्कि किसकी है? कमलेश्वर की है। ठीक है, यादों के चिराग किसकी रचना है? कमलेश्वर की है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 उत्तर राइट होगा। आंखों देखा पाकिस्तान, ये भी कमलेश्वर जी के द्वारा लिखा गया। आप इस प्रश्न पत्र पर गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि अगर एक साहित्यकार से जुड़ा हुआ कोई सवाल आया है तो अगला उत्तर भी उसी से ज्यादातर निकल के आता है। आगे ये वाला जो है फोकस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पूछा गया, निम्नलिखित पर्यायवाची शब्द समूह में असंगत कौन सा है?
जो संगत नहीं है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। गंगा के साथ भागीरथी, मंदाकिनी, त्रिपथगा, सुसरिता बिल्कुल इसका पर्यायवाची है। चंद्र का शशि, राकेश, निशाकर, सोम बिल्कुल है। कामदेव का अनंग, मनोभाव, मनसिज, मनमथ। कमल का है अरविंद, उत्पल, इंदिवर, वारिद। वारिद द, कहीं पर भी द लगा होगा इसका मतलब होता है देने वाला। और यहाँ पर क्या देने वाला? वारी। वारी मतलब जल, तो वारी देने वाला कौन है? बादल। ध्यान रखिए ये बादल का पर्यायवाची है, इसलिए ये वाला जो है युग्म संगत नहीं है। बाकी अरविंद, उत्पल और इंदिवर कमल के पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ेंगे। हिंदी साहित्य के आदिकालीन साहित्य के नामकरण के बारे में असंगत युग्म कौन सा है? आदिकाल का नामकरण पूछा गया है कि यहाँ पर असंगत विकल्प कौन सा है। देखो जॉर्ज क्रिडसन ने चारण काल कहा था, बिल्कुल कहा था। शुक्ल जी ने दोहरी नामकरण की प्रक्रिया अपनाई, तो वीर गाथा काल भी इन्होंने इसको कहा था, आप जानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आदिकाल ही कहते हैं। राहुल सांकृत्यायन जिसको क्या कहते हैं? ये कहते हैं सिद्ध सामंत काल। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस समय सिद्धों का बहुत ज्यादा बोलबाला है। तो सिद्ध सामंत काल, बीज बपन काल किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन जो है सही नहीं है। सवाल पूछा गया निम्नलिखित में से कंठ से उच्चारित होने वाला वर्ण नहीं है। देखो जो कंठ से उच्चारित होगा वो कौन सा वर्ग होता है? क वर्ग। क वर्ग जो है वो कंठ से उच्चारित होता है। तो क वर्ग में क, ख, ग आता है, ये वाला जो है इसके अंदर नहीं आता, ये मूर्धन्य के अंतर्गत आता है, ट वर्ग में आता है। पूछा गया हिंदी भारतवर्ष के एक बहुत विशाल प्रदेश की साहित्य भाषा है, ये मत किसका है? तो बच्चे ये मत है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। इन्होंने हिंदी साहित्य उद्भव और विकास की भूमिका में इस चीज को स्पष्ट किया है कि जो हिंदी है वो बहुत बड़े भूभाग पर बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका उत्तर राइट होगा। सवाल पूछा गया है निम्नलिखित में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना कौन सी है? आपको बताना है यहाँ पर। छड़दा है, अलका है, उत्तरा है, शिल्पी है। तो देखो छड़दा नहीं है, ये महादेवी जी का निबंध है। उत्तरा और शिल्पी जो है ये पंत जी की रचना है। यहाँ हम अलका की बात करेंगे, ये इनके द्वारा लिखा गया है उपन्यास। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 राइट उत्तर होगा। आगे बढ़िएगा। विलोमार्थी शब्दों की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है? जिसमें विलोम का युग्म नहीं है, मतलब एक शब्द है उसका विलोम दूसरा नहीं है। तो अतरंग का बहिरंग होगा बिल्कुल, अल्पज्ञ का बहुज्ञ होगा, अनुराग का विराग होगा, अस्त का व्यस्त नहीं होगा। अस्त मतलब डूब जाना, तो अस्त का क्या होगा? उदय। अस्त का क्या हो जाएगा बच्चे? उदय। पूछा गया निम्नलिखित उपन्यासों और उपन्यासकारों के युग्मों में असंगत कौन सा है? एक तो छिन्नमस्ता है, प्रभा खितान का बिल्कुल है। बात एक औरत की, कृष्णा अग्निहोत्री। अक्षय भट्ट, नासिरा शर्मा। अकेला पलाश, ये पद्मा सचदेवा की नहीं है, ये मेहरुन्निसा परवेज की है। ठीक है, मेहरुन्निसा परवेज। तो ये इनके द्वारा जो है इसको लिखा गया था। परवेज नहीं, परवेज है। ठीक है, परवेज वैसे ऐसे बोल देते हैं, परवेज। आगे बढ़ेंगे। 37 नंबर में पूछा गया वे कौन? केशवदास के बारे में कहा गया है कि वे केशवदास काव्य में अलंकार का स्थान प्रधान समझने वाले चमत्कारवादी कवि हैं। किसने कहा है? बिल्कुल आचार्य शुक्ल जी के द्वारा ये कहा गया है। और निम्नलिखित कवियों में भक्ति काल की ज्ञानाश्रयी काव्यधारा का कवि कौन सा नहीं है? जो ज्ञानाश्रयी काव्यधारा यानी निर्गुण काव्यधारा में नहीं आता है उनकी बात हो रही है। रैदास हैं, धर्मदास हैं, सुंदरदास हैं या हरिदास हैं। आपने हरिदास से एक संप्रदाय सुना होगा, हरिदासी संप्रदाय या सखी संप्रदाय भी कहते हैं। हरिदासी या सखी संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय भी इसको कहा जाता है। ये कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत आता है, यानी जो है सगुण काव्य में आता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आपका उत्तर राइट होगा। सवाल 39 में देखिएगा, निम्नलिखित में किशोरी लाल गोस्वामी की कहानी कौन सी है? यहाँ पर देखो 4 ऑप्शन है। एक तो गुलबहार, गुलबहार जो है किशोरी लाल गोस्वामी जी की कहानी है। 11 वर्ष का समय, इसकी बात करें तो शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया था। प्लेग की चुड़ैल जो है मास्टर भगवान दीन की कहानी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है आपका उत्तर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। देखो ब्रज भाषा, खड़ी बोली और बुंदेली, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं बच्चे? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो बघेली है वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर आपका उत्तर सही होगा। तो ये 40 सवाल जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप थे, मुझे लगता है यहाँ से अगर आपने 1-2 सवालों को अगर हटा दें, साइड कर दें, तो ये मान के चलें कि 40 में से 35 सवाल तो ऐसे होंगे, अगर आपने ठीक से पढ़ा होगा 30 से 35 के बीच में
जो है एवरेज अगर हम निकालें तो 30 से 35 के बीच में अच्छा खासा आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। अगर कोई बहुत मतलब बहुत ज़्यादा वीक होगा या बहुत ज़्यादा उसने नहीं पढ़ा होगा तब भी वो 25 तो बड़े आराम से यहाँ से करके जाएगा 25 प्लस, है ना। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग थी तो आपको तुक्का भी नहीं लगाना था, इसलिए मैं कह रही हूँ कि 25 मिनिमम हम 25 मान के चल रहे हैं। 25 से 35 के बीच में ज़्यादातर कैंडिडेट यहाँ पर होंगे। तो ये अभी जो आपने देखा वो 40 अंक का आपका एमसीक्यू था, ठीक है। एमसीक्यू कितने का था? 40 का था। और ये भी 60 अंक जो होंगे ये आपका सब्जेक्टिव होगा। इन्होंने पहले बहुत क्लियरली मेंशन नहीं किया था कि सब्जेक्टिव किस तरह से पूछा जाएगा, प्रश्नों की प्रवृत्ति कैसी होगी, लेकिन जब एग्जाम में बच्चे बैठे तो उन्होंने देखा कि बिल्कुल ऑब्जेक्टिव की तरह ही सवाल पूछे गए हैं। या तो उसका उत्तर एक लाइन में आ सकता था या फिर एक वर्ड में आ सकता था, एक शब्द में आ सकता था। तो इस तरह से एक प्रश्न के 4 भाग कर दिए गए और चारों प्रश्न एक एक अंक के कर दिए गए, यानी एक सवाल आपका 4 नंबर का होना था। और सवाल बहुत इजी था। अगर यहाँ भी हम 1-2 सवालों को निकाल दें, थोड़े कंफ्यूजिंग वाले जो सवाल हैं या पंक्तियां हैं, हम ये कहें कि थोड़ा समझ में क्योंकि ये पंक्तियां कहाँ से आई हैं, किसके द्वारा दी गई हैं। जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो हम इतने सारे लेखकों कवियों की पंक्तियां नहीं पढ़ के जाते हैं, है ना, या हमें पता नहीं रहता कि भाई जो भक्ति काल में कौन कौन से कवि हैं उनकी कौन सी पंक्ति आप याद करके जाएंगे, तो उसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती थी। अदरवाइज पेपर बहुत अच्छा था। एवरेज अगर हम यहाँ पर भी निकालें तो 60 में से आप ये मान के चलें कि मतलब 45 से 50 के बीच में एक एवरेज यहाँ पर विद्यार्थी जो है 40 से 50 के बीच में जो है आप करके तो आएंगे ही आएंगे, है ना। चलिए, तो प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए अधिकतम एक पंक्ति में, कोई शब्द सीमा नहीं है, एक लाइन में आपको उत्तर देना है। पहला सवाल था बसहि पंख बोलहि बहुभाखा करहि हुलास देखि के साखा। ये काव्य पंक्ति की रचयिता आपको बताना था, तो ये मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा लिखा गया था और ये इनका पद्मावत जो है उसमें सिंघल द्वीप का वर्णन करते हुए इन्होंने कहा है। निर्गुण कौन देश को वासी, पद में किस बात पर बल दिया गया है। देखो, जब गोपी उद्धव संवाद होगा तो अगर गोपियां कुछ कह रही हैं तो ये ध्यान रखना कि वो सगुण का सपोर्ट कर रही हैं। तो यहाँ पर सगुण की श्रेष्ठता क्या है, सगुण की श्रेष्ठता का वर्णन कर रही हैं गोपियां। ये आप सीधा उत्तर लिख देते कि सगुण की श्रेष्ठता और निर्गुण या निराकार का खंडन गोपियों द्वारा किया गया है। दादुर मोर पपीहा बोले कोयल शब्द सुनावा। ये पंक्ति थोड़ी सी देखिएगा, यहाँ पर जो पंक्ति आती है कुंभन दास जी के द्वारा, यहाँ पर मीराबाई लिखा हुआ है, कुंभन दास ने इसको लिखा है। आगे चलकर चूंकि ये लोक पंक्ति है, लोक गीतों की तरह एक पंक्ति है, तो इसको बहुत सारे कवियों के साथ जोड़कर देख दिया जाता है। कहीं कहीं मीराबाई भी मिलता है, लेकिन ओरिजिनल जो इसको लिखा गया था वो कुंभन दास जी के द्वारा लिखा गया था। कहे बिनु रहो न परत, कहे राम रस न रहत। ये प्रस्तुत पंक्ति तुलसीदास जी की है। किस रचना से है, तो ये विनय पत्रिका से है, ठीक है, विनय पत्रिका से ली गई पंक्ति है। अगर आपने यहाँ से इन सबको किया होगा, अगर मैं एक इसको निकाल दूं तो 3 उत्तर आपने यहाँ से मेरे हिसाब से अच्छे से कर लिया होगा। सवाल पूछा गया है फिर से, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना है, अधिकतम एक एक पंक्ति। संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा क्या होती है आप सभी जानते हैं। संज्ञा को एक शब्द में डिफाइन करना हो तो नाम, तो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। आपने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है। देखो, अगर यहां पर ध्यान देंगे तो कृपा की है, कृपा कैसी, बड़ी, बड़ी क्या है, विशेषता। कृपा कैसी है, बड़ी है। अब जो विशेषण की विशेषता बताए बच्चे उसको क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। तो पूछा गया था ये रेखांकित शब्द क्या है, मतलब इसकी पहचान क्या है, तो ये एक प्रविशेषण है जो बड़ी विशेषण की विशेषता बता रहा है। लंबा आदमी इस घर का मालिक है, ये गुणवाचक विशेषण है, ध्यान रखेंगे। आदमी कैसा है, लंबा है। सब बालकों ने उसका ध्यान रखा। यहाँ सब क्या है, ये भी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो अनिश्चित संख्या क्योंकि पता नहीं है कितने बालक हैं, है ना। ये सारा जो सवाल था वो विशेषण से निकल कर आया था 4 नंबर का। प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया 2-2 अनेकार्थी शब्द लिखने हैं। अनेकार्थी मतलब पर्यायवाची नहीं होता, ये दिमाग में रखना। अनेकार्थी मतलब अलग अलग अर्थ देने वाले, अलग अलग वस्तुओं से संबंधित शब्द आपको बताने थे। तो 2 लिखने। तो अंबर का आकाश भी होता है, आप इससे परिचित हैं। अंबर वस्त्र को भी कहते हैं, कपड़े को कहते हैं, तो ये भी आप लिख सकते थे। अभिजात कुलीन होता है, अभिजात श्रेष्ठ भी होता है, ठीक है, कुलीन या श्रेष्ठ, तो ये आप यहाँ पर मेंशन कर सकते थे। इसके अलावा
धनाढ़ भी होता है, सभ्य भी होता है, ऐसे ही अंबर का आकाश होता है, वस्त्र होता है, केसर होता है, कपास होता है। तीर की बात करें तो तीर, यहाँ पर तीर किनारा भी होता है ना, किनारा नदी का किनारा हो सकता है, तट बोलते हैं, कूल बोलते हैं इसको। इसके अलावा हम बात करें तो ये बाण भी हो सकता है, हम कहते हैं धनुष बाण, या धनुष के साथ जो है तीर किसी ने मारा, या तट हो सकता है। तो दो शब्द ही आपको यहाँ पर लिखने थे। कनक, कनक जब भी आए तो आपको वो पंक्ति याद आनी चाहिए यमक अलंकार की, जो हमने बचपन से रट रट के पढ़ी है, कनक कनक थे सौगुनी। दो अर्थ आपको वैसे ही मिल जाते, कौन कौन से, एक तो धतूरा मिल जाता और एक सोना मिल जाता। तो ये दो अर्थ यहाँ पर आपको निकल के दिख रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, सवाल साहित्य से पूछा गया और सवाल था कि बीसलदेव रासो के रचयिता कौन है। तो आप जानते हैं बीसलदेव रासो जो है नरपति नाल ने लिखा है। किसने लिखा है इसको? नरपति नाल। कितना बढ़िया पेपर था, मतलब बिल्कुल थोड़ा सा साहित्य, हालांकि डूब डूब के पढ़ रहे थे, अच्छी बात है। जितना आपने डुबकी लगाई होगी ना, उतना ये सब आसान लगा होगा आपको। परमाल रासो के रचयिता जगनिक। परमाल रासो के रचयिता कौन है? जगनिक। रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को बहुत बड़ा ग्रंथ माना है, क्योंकि इन्होंने कहा भाई ये महाकाव्य है, क्योंकि ये महाकाव्य है। और उन्होंने एक शब्द लिखा है कि ये 2500 पृष्ठों का है ना। लगभग कितने पृष्ठों का है? 2500 पृष्ठों में लिखा गया एक महाकाव्य है। तो महाकाव्य होने के कारण इसको बहुत बड़ा ग्रंथ माना है। क्या पृथ्वीराज रासो हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार एक प्रामाणिक रचना है? नहीं भाई, इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने अर्ध प्रामाणिक बोला है। इनके अनुसार क्या है? ये अर्ध प्रामाणिक रचना है, मतलब इसका कुछ भाग प्रामाणिक है और कुछ भाग जो है, आधा भाग जो है वो अप्रामाणिक है इनके हिसाब से। प्रश्न 5 में आएंगे तो यहाँ पर पूछा गया है, प्रश्न 5 और 6 में देखेंगे तो लोकोक्तियां और मुहावरे। हालांकि जो भी सवाल दिए गए हैं ना वो सिलेबस से ही आए हैं, आउट ऑफ सिलेबस आपको कुछ नहीं मिलेगा। भले सवाल आसान आए हैं लेकिन सब सिलेबस से ही आए हैं। तो पहला जो है लोकोक्तियों का अर्थ आपको बताना था, आप भला तो जग भला। इसका देखो सामान्य सा अर्थ निकल के आ रहा है, आप अच्छे हैं तो सब अच्छे हैं। यदि आप अच्छे हैं या हम अच्छे हैं तो सब अच्छे, है ना। तो भाव तो ये निकल के आ रहा है भाई, आप भला तो जग भला, यानी अगर हम भले हैं तो हमारे लिए जैसे हम होंगे वैसे ही सारी दुनिया हमें नजर आएगी। ठीक है, हम जिसके साथ जैसा व्यवहार करेंगे हमारे साथ भी वैसा ही व्यवहार होगा। ऊंट के मुंह में जीरा, इसका मतलब है आवश्यकता से कम वस्तु देना। ऊंट का मुंह बहुत बड़ा है, उसके मुंह में थोड़ा सा जीरा डाल दो, पता नहीं चलेगा। भाव ये निकल रहा है कि आवश्यकता अधिक है लेकिन जो वस्तु है वो कम दी गई है। दूध का दूध और पानी का पानी, यानी निष्पक्ष न्याय। हम कहते हैं ना आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, यानी निष्पक्ष तरीके से न्याय होगा। थोथा चना बाजे घना, गुणहीन होकर कोई व्यक्ति, वही भाव निकल के आ रहा है कि अधजल गगरी छलकत जाए। जो व्यक्ति गुणहीन होता है वो दिखावा ज्यादा करता है। गुणहीन का दिखावा करना, है ना, गुणहीन व्यक्ति द्वारा दिखावा किया जाना। प्रश्न 6 में पूछा गया निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ बताइए। पहला है घड़ों पानी पड़ जाना, यानी अत्यधिक लज्जित होना। क्या है ये? अत्यधिक लज्जित होना, याद रखेंगे इसको। टोपी उछालना, मतलब किसी की कह सकते हैं बेइज्जती कर रहे हैं या किसी का अपमान करना, है ना, अपमान करना। कहते उसकी टोपी उछल गई यानी उसका अपमान हो गया। छाती पर मूंग दलना, यहाँ पर पास रहकर कष्ट देना, पास रहकर, या सीधे कह सकते हैं किसी अपनों के द्वारा कष्ट मिलना, तो पास रहकर कष्ट देना। धरती पर पांव न रखना, यानी अत्यधिक घमंड में रहना। या आप कह सकते हैं कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत ज्यादा घमंडी है, तो अत्यधिक घमंड करना। ये लोकोक्तियां और मुहावरे 8 नंबर के थे। यहाँ से 8 नंबर तो आप आराम से लिख लेंगे। थोड़ा शब्द का हेर फेर होता है, बाकी मीनिंग वही निकल के आता है अगर आपने मीनिंग सही से लिखा होगा और स्पेलिंग मिस्टेक नहीं की होगी, क्योंकि एक लाइन में लिखना है तो एक लाइन में चांस बहुत कम होता है कि आप स्पेलिंग मिस्टेक करें। ठीक है, सवाल है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, एक कनक सोना है तो एक धतूरा है, जाहिर सी बात है यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार का उदाहरण है ये। चारु चंद्र की चंचल किरणें, च च च की आवृत्ति हो रही है, तो आपने बार बार इसको पढ़ा है। अगर किसी
वर्ण की आवृत्ति हो जाए तो उसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। और सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, सोने का अर्थ कवि के अर्थ में है, व्यभिचारी के अर्थ में भी है, चोर के अर्थ में भी है, यानी एक शब्द के कई अर्थ निकलेंगे। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा बच्चे? श्लेष अलंकार होगा। ठीक है, देखो सुवर्ण, सुवर्ण मतलब सुवर्ण, इसको ऐसे समझिएगा। सुवर्ण, स्वर्ण मतलब सोना भी होता है तो कवि के अर्थ में, और सुवर्ण मतलब सुंदर अक्षर भी होता है। ठीक है, तो कवि के अर्थ में सुंदर अक्षर है, व्यभिचारी के अर्थ में सुवर्ण यानी सुंदर वर्ण वाली रंग वाली महिला है, और चोर के अर्थ में ये सोना है। डी है चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल, चरण रूपी कमल की यहाँ पर बात हो रही है। तो जब उपमेय और उपमान हो लेकिन जो शब्द होता है, वाचक शब्द होता है, वो ना हो, तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। ये आपको सिंपल याद रखना है। प्रश्न 8 में है, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अधिकतम एक पंक्ति में यौगिक शब्द किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों का योग हो, या दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के योग को क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं, जिसके टुकड़े करने पर दोनों शब्दों के अर्थ निकल कर आते हैं। ठीक है, या आप इसको ऐसे लिखते हैं कि दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों को योग वो यौगिक कहते हैं। इन शब्दों को अलग अलग करने पर इनका पूर्ण अर्थ निकलता है। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जिनको अगर अलग किया जाए तो उसका कोई सार्थक खंड ना हो, उनको क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं? तो व्युत्पत्ति के आधार पर देखो, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, यानी 3 प्रकार यहाँ पर निकल के आते हैं। विकारी शब्द किसे कहते हैं? लिंग, वचन, काल, कारक आदि बदलने पर कोई परिवर्तन हो जाता है, उसको विकारी शब्द कहते हैं। संख्या 4 होती है, ध्यान रखें। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये 4 विकारी शब्द होते हैं। प्रश्न 9 है, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अधिकतम एक पंक्ति में यहां भी देना है। तत्सम शब्द राजा का तद्भव क्या होगा? तो राजा का तद्भव क्या होता है बच्चे? राय होता है। ये पिछली परीक्षाओं में भी कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है, इसको ध्यान रखें। स्वामी का क्या होता है? साई होता है। स्वामी का क्या होता है बच्चे? साई होता है। तत्सम शब्द सर्व, सर्व, सर्व का क्या होगा? सब होगा। ठीक है, सब। तत्सम शब्द वायु, वायु का क्या होगा? हवा होगा, याद रखना। प्रश्न 10 में है, प्रत्येक का उत्तर देना है। किस विकारी शब्द को सर्वनाम कहा जाता है? अरे किस विकारी शब्द को सर्वनाम कहा जाता है? देख के लग रहा है भाई हम किस विकारी शब्द की बात कर रहे हैं। तो जो संज्ञा के प्रतिनिधि शब्द होते हैं, या जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं, आप दोनों तरीकों से लिख सकते थे बेसिकली सर्वनाम की परिभाषा। संज्ञा के प्रतिनिधि शब्द या फिर जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाए उनको सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है? ठीक है, जो किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराए उसको निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा। जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की निश्चितता का बोध ना हो उसको क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं बच्चे विशेषण। क्यों कहते हैं? इसको एक एग्जाम्पल से समझिएगा। मैंने कहा गाय, ठीक है, जब हम गाय कहते हैं तो ये जातिवाचक संज्ञा है, मतलब सभी गायों को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है ये शब्द। लेकिन जैसे ही मैंने इसके आगे लगा दिया भाई सफेद गाय, तो अब सफेद गाय क्या है? सीमित कर दिया इसने। सफेद गाय सारी तो नहीं हो सकती, काली भी हो सकती है, भूरी भी हो सकती है। तो जो संज्ञा की व्याप्ति को मर्यादित करे, यानी उसको उसकी सीमा समेट दे, उसको हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 11 में आएंगे। निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक का उत्तर अधिकतम एक पंक्ति में देना है। अर्थ की दृष्टि से भाषा की लघुतम इकाई क्या होती है? शब्द होती है क्या, या फिर इसको जो है रूपिम कहते हैं, है ना, शब्द या रूपिम। चलिए, शब्द से छोटा क्या होता है? शब्द से छोटा वर्ण होता है। आप जानते हैं वर्ण लेकिन सार्थक नहीं होता। भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछी जाएगी तो वर्ण होता है, लेकिन अगर सार्थक छोटी इकाई पूछी जाएगी तो शब्द होता है। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? यहाँ पर पूछा गया था। समान या मिलते जुलते अर्थ देने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। कौन से शब्द विलोमार्थी शब्द कहलाते हैं? जो किसी शब्द के विपरीत या उल्टे अर्थ को प्रकट करते हैं उनको विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का अर्थ सभी परिस्थितियों में एक सा रहता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं बच्चे एकार्थी शब्द। ठीक है, एक अर्थ देने वाले, किसी भी परिस्थिति में उनका अर्थ नहीं बदलेगा, ऐसे शब्द होते हैं ये। आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न संख्या 12 में आते हैं। पूछा गया है यहाँ पर पहला सवाल देखो,
ठाड़ी बड़े खनकी बरसे बडरी अखियां खड़े खड़े आंसू। ये एक पंक्ति है, क्या है? ठाड़ी खड़े खनकी बरसे बड़री अखियानी खड़े बड़े आंसू। तो यहाँ खड़े बड़े आंसू। अब सवाल क्या है कि काव्य पंक्ति में मूर्धन्य ध्वनियों की आवृत्ति कितनी बार हुई है? अब देखो मूर्धन्य ध्वनि पूछा गया है। मूर्धा, मूर्धा में कौन कौन सी ध्वनि आती है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चे ट वर्ग। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण, ये 5 वर्ण जो हैं वो इसके अंतर्गत आ जाते हैं। उसके अलावा र, एक री है, ऋषि, और ये षटकोण पेट फाड़ने वाला जो श है, ये इतने अक्षर जो है वो किस में आते हैं? मूर्धा में आते हैं। अब आप लोग गिनिए इसको, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर 7 8 है ना, तो कुल 8। इसके अलावा तो कुछ छोटा नहीं है ना। 2 3 4 5 6 7 8, यानी मूर्धा अगर हम ध्वनियों की बात करें तो यहाँ पर संख्या कितनी है? 8 है। जहां काम आवे सुई कहा करे तलवार, इस प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो पूरी पंक्ति आपने पढ़ी होगी कि रहीमन देख बड़ेन को लघु ना दीजे डार, जहां काम आवे सुई कहा करे तलवार। तो ये पंक्ति किसकी है? रहीमदास जी की है, जहां पर कहते हैं कि बड़ों को देखकर छोटों को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जो काम सुई कर सकती है वो तलवार नहीं कर सकती है। देशज शब्द किन शब्दों को कहते हैं? जो शब्द देश के, या आप कह सकते हैं स्थानीय या क्षेत्रीय बोलियों से निकले हुए शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। दूसरे तरीके से आप इसको कह सकते हैं कि जो शब्द देश के ग्रामीण क्षेत्रों या देश के कोने कोने से निकल कर आते हैं, क्षेत्रीय बोलियों से निकल कर आते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। कहे बिन रहो न परत, कहे राम रस न रहत, ये पूछा गया है किस तरह की, मतलब किस रचना की पंक्ति है? तो ये विनय पत्रिका की है। मुझे लग रहा है ये सवाल शायद ऊपर भी हमने सेम देखा था क्या? एक बार आप कंफर्म करिएगा, मुझे याद आ रहा है शायद यही सवाल था ऊपर विनय पत्रिका का। और अगला सवाल है, देखो पूछा गया है भक्ति आंदोलन को एक बाह्य प्रभाव मानने वाले विचारक कौन है? तो एक तो आपने याद रखना है जॉर्ज ग्रियर्सन का नाम, यहाँ पर जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी माना है और गारसादा तासी ने भी माना है बाह्य प्रभाव, ठीक है। भक्ति आंदोलन को बाह्य आक्रमण की प्रतिक्रिया किसने माना है? भाई ये तो आचार्य शुक्ल जी कहते हैं, है ना। आचार्य शुक्ल जी के अनुसार जब मुस्लिमों का आक्रमण हुआ तब लोग भक्ति की तरफ जो है जाने के लिए प्रेरित हुए। भक्ति आंदोलन को भारतीय परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास मानने वाले कवि कौन है? आलोचक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, याद रखना। उन्होंने कहा कि अगर मुस्लिम नहीं आए होते तो भी जो है भक्ति काल का जो साहित्य था उसका 12 आना वैसा होता जैसा इस समय था, परिस्थितियां वैसी होती। किस कालखंड के साहित्य को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो हिंदी का स्वर्ण युग बिल्कुल भक्ति काल को ही कहा जाता है। ये बढ़िया बात है कि आप देखोगे अगर एक प्रश्न में 4 प्रश्न पूछे गए हैं, 4 पार्ट करके पूछे गए हैं, तो वो 4 सवाल ना सेम टॉपिक के आए हैं, है ना। अब जैसे यहाँ पर आप देखोगे किसे कहा जाता है, तो ऊपर आपने 3 सवाल जो है भक्ति काल के देख लिए, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि भक्ति काल की बात यहाँ पर हो रही है। और 14वां नंबर का सवाल है, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कोयल पेड़ पर बैठी है, इसमें कारक पहचानना है। तो अगर कहीं पर में या पर लग जाए तो वहां पर कौन सा कारक होता है बच्चे? अधिकरण कारक होता है। ये राजा का घोड़ा है, अगर किसी से संबंध बताया जाए, काकी के या रारेरी होता है, तो वहां पर क्या होता है? संबंध कारक होता है, ठीक है। रमेश खाना खाता है, अब यहाँ देखो ने साइलेंट है, यहाँ पर एक कर्ता है और एक क्रिया है। खाने का काम कौन कर रहा है? कर्ता कर रहा है, तो यहाँ पर कर्ता कारक होगा। राम ने खाना खाया, है ना, तो ये क्या हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा। तत्सम शब्द मूलतः किसे कहा जाता है? यहाँ पर सवाल पूछा गया है जो शब्द मूल रूप से संस्कृत के होते हैं और बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग किए जाते हैं उनको तत्सम शब्द कहा जाता है, ठीक है। ये आपने लिखा होगा। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर आखिरी सवाल देखो। आखिरी सवाल जो है पूछा गया है, इसमें 4 भाग हैं। वो घर आया और उसने भोजन किया, कहा गया है वाक्य को सरल वाक्य में बदलिए। सरल वाक्य में एक ही कर्ता होता है, एक ही क्रिया होती है, कोई योजक संयोजक चिन्ह नहीं होता, आप जानते हैं, तो इस और को हटाना है। उसने घर आकर भोजन किया, क्या बन सकता था कि उसने घर आकर भोजन किया, ठीक है। शीला ने कहा कि मुझे जल्दी भोजन करना है, वाक्य को सरल वाक्य में बदलिए। जल्दी भोजन करने की बात कही, आप क्या कर सकते हैं? शीला ने जल्दी भोजन करने की बात
कही। रमेश आज विद्यालय नहीं गया। विधान, विधान मतलब होता है सामान्य, तो रमेश आज विद्यालय गया। शीला ने यह पुस्तक नहीं पढ़ी है। क्या शीला ने यह पुस्तक पढ़ी? और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो बाकी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी आंसर की जो आपने मैच की है उसके हिसाब से कितने सवाल बन रहे हैं, ताकि जब हम कट ऑफ पर चर्चा करें तो एक अनुमान लगा सकें कि कितने विद्यार्थियों ने कितने अंक प्राप्त किए होंगे और कितनी कट ऑफ जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।